लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जहाँ पर आप किसी से मिलते हैं और बहुत कम टाइम में आपको जज करना पड़ता है कि ये इंसान कैसा होगा, इसके लाइफ में आगे क्या हो सकता है, इसके लिए कौन सा करियर ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये इंसान मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके साथ बिजनेस करना ठीक है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास सबकी जन्म कुंडली तो होती नहीं है, लेकिन बर्थ डेट हम जो है पता कर सकते हैं और बर्थ डेट के बेसिस पे हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं किसी इंसान के बारे में। तो मैं आज आपको एक ब्रीफ कंप्लीट गाइड दूंगा न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे कि जिसके बेसिस पे आप किसी के पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो आपके बिजनेस के लिए ठीक है या नहीं, शादी के लिए ठीक है या नहीं, किस प्रोफेशन के लिए ठीक है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो इसमें मैं ज़्यादा रेमेडीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, इसमें प्योरली न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे, जहाँ पर हम किसी इंसान को कैसे हम फटाफट स्कैन कर सकते हैं इसके बारे में बात होगी। तो क्विकली मैं आपको बताऊंगा सारे 9 नंबर्स के बारे में। तो नोट डाउन कर लो, नोटबुक लेके बैठो, आज का वीडियो स्किप मत करो, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है और बिल्कुल सूर्य की तरह नंबर 1 वाले लोग जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी होती है। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, पायनियर करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, खुद का करना चाहते हैं, कुछ काम, कुछ बिजनेस, कुछ प्रोफेशन, कुछ इनोवेशन अपने नाम से करना चाहते हैं। जॉब करना पसंद नहीं करते, सबॉर्डिनेशन इनको पसंद नहीं है और साथ ही साथ में ये सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहते हैं, सारी चीज़ों में टॉप में रहना चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अब बुरी चीज़ें क्या हो सकती हैं? फूडी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आलस्य ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत गुस्सा इनमें जो है ज़्यादा हो सकता है, नार्सिसिज्म जो है कुछ लोगों में बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। ये लोग यूजुअली अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं या अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं, या जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे टॉप पे पहुँच जाते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन, ये जो 2 क्षेत्र हैं वो इनके लिए विशेष रूप से अच्छे होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल जो स्पिरिट है वो इनके अंदर जन्मतः होता है, इनके डीएनए में है बिजनेस, तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम करता है इनके लिए। तो मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, ये सारे जो हैं नंबर 1 के हैं और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी जैसे अगर आप लीडर्स देखते हैं तो वो भी नंबर 1 के हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये सारे ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव भी और कुछ नेगेटिव भी, जिसके कारण ये लोग बहुत फेमस हैं और जो लोग अब नहीं हैं दुनिया में वो भी काफ़ी फेमस आज हो चुके हैं। नंबर 1 वाले लोग कभी भी कला वाले क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करते हैं। नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो यूजुअली इनकी जो है लव मैरिज अगर होती है तो वो ज़्यादा टिकती नहीं है। इनको जो है अरेंज मैरिज की तरफ अपना रुझान रखना चाहिए, बिकॉज अरेंज मैरिजेस वर्क आउट वेल फॉर नंबर 1, लव मैरिजेस डोंट वर्क आउट सो वेल फॉर नंबर 1। तो नंबर 1 वालों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं किसी नंबर 1 वाले के साथ तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप शादी करने वाले हैं नंबर 1 के साथ तो ये सारे ट्रेट्स जो हैं इनके बारे में आपको ठीक से सोचना चाहिए। अगर उनमें आपको नार्सिसिज्म या जो है आलस्य, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लग रही हैं तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। 40 साल के बाद में नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं इनको मिड लाइफ क्राइसिस होता है, जहाँ पर इनको काफ़ी सारी मेहनत मशक्क़त करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो चाहे उनके पास लेगेसी हो ना हो, उनको जो है 40 ईयर्स के बाद में अपने आप को एक बार प्रूव करना पड़ता है, या फिर एक मिड लाइफ क्राइसिस का पैच होता है जो रफ होता है, जहाँ पर काफ़ी इनका नाम भी उछलता है, काफ़ी ऐसा लगता है कि अब ये जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे जो है थोड़ा स्ट्रगल करके इनको अपने आप को साबित करना पड़ता है और अगर वहाँ पे वो पास हो जाते हैं टेस्ट में तो वो आगे फिर अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो ये है नंबर 1 की कहानी। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का है और नंबर 2 जो है क्रिएटिव प्लैनेट है। तो जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, डिजाइनिंग हो, किसी भी तरह का डिजाइनिंग हो, और ड्रामा हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, इन सारी चीजों में बहुत अच्छा करते हैं नंबर 2 वाले। तो अगर आप देखते हैं नंबर 2 के फेमस पर्सनैलिटीज तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे लोग आप देखते हैं कि अपने करियर के शीर्षस्थ स्थानों में पहुंच चुके हैं। वो जो है किंग ऑफ बॉलीवुड है, सुपरस्टार्स हैं और उनके साथ कोई भी जो है कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती किसी और की। तो नंबर 2 वाले जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स में और क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं। ये सामने वाले के इमोशंस को समझकर बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो नंबर 2 वाले जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट बन जाएं या हीलर्स बन जाएं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं और ये जो है सामने वाले की इमोशनल नब्ज को अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं। तो ये इनकी एक स्ट्रेंथ है जो नंबर 2 वालों के पास होती है। अगर वो आर्टिस्ट बनते हैं या हीलर्स बनते हैं तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर ये पॉलिटिक्स में चले जाए या सरकारी नौकरी में चले जाएं
या फिर ये लोग चले जाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस में, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर 2 यहाँ इन प्रोफेशंस में आके जो है साइकोफंट्स बन जाते हैं, यानी कि चापलूस बन जाते हैं, अपने से जो सुपीरियर्स हैं उनकी चापलूसी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ इनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो गलत टाइम पे इनको जो है दगा दे देते हैं और मुंहफट हो जाते हैं गलत जगह पे और वहाँ पे बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं। और इस कारण से नंबर 2 वालों के जो है इन प्रोफेशंस में, पॉलिटिक्स और जैसा मैंने कहा मिलिट्री या आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सारे प्रोफेशंस में दुश्मन बहुत बनते हैं और उनके लिए जो है खतरा, रिस्क बढ़ जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा यहाँ पर जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर 2 वाले जो हैं इन प्रोफेशंस में जब आते हैं तो कैसे खतरे में पड़ सकते हैं। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वगैरह भी उनके ऊपर हो सकते हैं। इतने गंभीर जो है दुश्मनी और प्रॉब्लम्स ये लोग अपने आप के लिए क्रिएट कर लेते हैं या ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो नंबर 2 आप देखेंगे कि महात्मा गांधी was number 2, he was assassinated. राजीव गांधी was number 2, he was assassinated. उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी was also number 2, he was also assassinated. और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में आप सर्च करके पढ़ सकते हैं जो नंबर 2 हैं और पॉलिटिक्स में गए या कहीं गए एंड देन दे वर assassinated, या तो फिर उनकी जो मृत्यु है वो किसी ना किसी अनैसर्गिक तरीके से हुई है, यानी अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ है। तो नंबर 2 के लिए क्रिएटिव फील्ड्स बहुत अच्छे हैं, हीलिंग फील्ड्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और ये मारधाड़ वाले फील्ड्स में उनको नहीं आना चाहिए। ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं नंबर 2 वाले, और नंबर 2 वाले अपने माता के बहुत क्लोज होते हैं। तो उनको जो है पहले अपनी माँ बहुत प्यारी होती है, जब शादी हो जाती है तो फिर ये जो है जोरू के गुलाम बन जाते हैं, और अगर इनकी बाद में बेटी हो जाती है तो वो बन जाती है पापा की परी। तो ये नंबर 2 वालों की खासियत है। नंबर 2 जो है ज़्यादा औरतों को सूट होता है, मर्दों को थोड़ा सा कम सूट होता है, बिकॉज चंद्रमा जो है वो एक स्त्री ग्रह है, पुरुष ग्रह नहीं है, इसके वजह से। तो नंबर 2 जो है वो मिड लाइफ में या उसके बाद में, यानी 40, 50, 60 साल की उम्र में जो मर्द होते हैं नंबर 2 के, उनको किसी न किसी औरत के साथ इनका कुछ ना कुछ जो है कंट्रोवर्सी, अफेयर या कम से कम ऐसी न्यूज़, अफवाह फैलने की वजह से जो है थोड़ी बहुत बदनामी, बेइज्जती वगैरह इनकी होती है। जैसे कि अगर आप देखते हैं ओशो, रजनीश, तो इनको देखा जाता है हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी औरतें इनके आसपास होती थी। फिर ये जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी कि संभोग से समाधि, तो उसी से रिलेटेड उनको याद किया जाता है। हालांकि उनकी बहुत सारी और किताबें हैं, उन्होंने बहुत सारी और बातें की हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने इसके बारे में कुछ बात की थी। तो सेक्स और ऑपोजिट सेक्स से रिलेटेड कोई ना कोई जो है कंट्रोवर्सी इनकी हो जाती है। जैसे कि महेश भट्ट है नंबर 2 अगेन, तो इनकी भी आप अगर लाइव देखते हैं तो कुछ ना कुछ जो है ऐसी कंट्रोवर्सी बनती है। इनका जो है नाम परवीन बाबी और बहुत सारी और केसेस में और बहुत सारी और दूसरी एक्टर्स और मॉडल्स के साथ में जुड़ता हुआ नजर आता है, और फिर जो है नाम इनका जो है उछलता है। तो ऐसी चीज़ें नंबर 2 वालों के साथ हो सकती हैं। अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है वो पॉलिटिक्स में जाने वाला है या ऐसी किसी फील्ड में जाने वाला है और वो नंबर 2 है मूलांक, तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, बिकॉज ये आगे चलकर क्या होगा कुछ भी नहीं बता सकते। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत जज करना है। और नंबर 2 वालों को ये चाहिए कि वो साइकोफेंट्स ना बने, किसी की चापलूसी ना करें, और जब बात करें तो सलीके से बात करें, तमीज़ से बात करें, और जो है अपने दुश्मन कम से कम बनाएं। फिर आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 है जुपिटर का, गुरु का नंबर है, और इसीलिए ये काफ़ी सुलझा हुआ नंबर है। टाइम के साथ धीरे धीरे सक्सेस देता है लाइफ में, और जैसे जैसे बाल पकते हैं वैसे वैसे आपके लाइफ का सक्सेस भी पकता चला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे आपको जो है मकाम हासिल होते हैं। और नंबर 3 जो है वो स्पिरिचुअल भी है, लेकिन आप देखेंगे कि नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी शातिर भी होते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी नंबर 3 वाले बहुत अच्छा करते हैं। आप अगर देखते हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, वो है नंबर 3। और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में उनको बहुत ज़्यादा माहिर और शातिर माना जाता है। तो नंबर 3 जब पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा करते हैं, उनको बहुत शातिर वगैरह माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखते हैं रानी मुखर्जी, रजनीकांत, ये सारे लोग जो हैं वो भी नंबर 3 के हैं। तो अच्छे एक्टर्स बनते हैं, यानी कि कला के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप देखते हैं कि इनका रुझान काफ़ी होता है। तो रजनीकांत जैसे जो लोग हैं वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन वो हम्बल हैं, और अभी भी वो जाते हैं ऋषिकेश और वाराणसी एंड बद्रीनाथ, तो इसके लिए भी वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद उन्होंने एक मूवी भी की थी महाअवतार बाबा जी को लेके, तो उसके लिए भी वो काफ़ी फेमस हुए थे। रानी मुखर्जी इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग बिलीवर इन देवी वर्शिप एज वेल एज जो है वो वास्तुशास्त्र वगैरह में भी काफ़ी बिलीव करती हैं, ऐसा मैंने सुना है। बिकॉज कुछ साल पहले मैंने उनके बारे में खबरें पढ़ी थी कि उनके बंगलों में रिनोवेशन चल रहे थे महीनों महीनों फॉर वास्तुशास्त्र। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली नंबर 3 के लोगों में होती हैं। यहाँ तक कि जो सुप्रिया सुले हैं और शरद पवार है वो
ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा ये कहते हैं कि वो एथिस्ट हैं या वो काफ़ी लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन ऐसी भी तस्वीरें खिंचती हैं जहाँ पर सुप्रिया सुले हैज़ गॉन टू बाय पंचांग या वो सत्यनारायण की पूजा कराने, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो नंबर 3 वाले होते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन कुछ चीज़ों में वो छुपा के रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और एक सेलिएंट फीचर होता है नंबर 3 वालों का ये कि नंबर 3 वाले जो है उनको अपने से कंपैरेटिवली बेटर लुकिंग पार्टनर्स मिलते हैं, यानी कि जितना भी वो दिखते हैं उससे काफ़ी अच्छे और ठीक ठाक दिखने वाले पार्टनर्स उनको मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आपसे जेलस होते हैं कि आपका पार्टनर जो है, आप लकी हैं कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको आपसे बेटर लुकिंग पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने के योग इनके बनते हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, जितना भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए नंबर 3 वालों के लिए काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 है राहु का। राहु जो है वो तिकड़मबाज ग्रह है और ये जो लोग होते हैं ये फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं। हर चीज़ का एक फॉर्मूला, एक सेट पैटर्न ये लोग बनाना चाहते हैं और उसके हिसाब से ही वो चलना चाहते हैं। और हर चीज़ में फॉल्ट फाइंडिंग करने की इनको आदत होती है और फिर उसको इस्तेमाल करके कुछ वो उसमें से फ़ायदा निकालना चाहते हैं। तो ये लोग जो है टेक्निकल फील्ड में अच्छा करते हैं, अकाउंट्स फील्ड में अच्छा करते हैं, या जहाँ पे लॉ है उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड्स में नंबर 4 वाले बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स में नंबर 4 वाले काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी है, जैसे कि अजीत पवार हैं, तो ये सारे जो है नंबर 4 के लोग हैं। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस हैं, ये भी नंबर 4 वाले लोग होते हैं। तो जहाँ पर भी शार्पनेस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह जो है लाइफ को देखते हैं नंबर 4 वाले लोग और अपनी चाल बहुत केयरफुली चलते हैं और लाइफ में विजयी होते हैं। तो नंबर 4 वालों को क्रिएटिव फील्ड्स में गलती से भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 4 वाले जब जाते हैं क्रिएटिव फील्ड्स में तो उनका लाइफ काफ़ी टॉपसी टर्वी रहता है, जैसे कि श्रीदेवी है। श्रीदेवी जो थी उनकी लाइफ की शुरुआत काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई रही, बाद में फिर उनकी जो शादी है उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी रही और फिर लेट पार्ट ऑफ हर लाइफ किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई उससे भी रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई, ये भी आप जानते ही हैं। तो क्रिएटिव फील्ड्स जो है नंबर 4 वालों के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। तो नंबर 4 वालों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये उनका जो माइंडसेट है वो क्रिएटिव फील्ड्स में काम नहीं करता है। और नंबर 4 वाले जो हैं ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और अपना जो है स्टैंड पॉइंट काफ़ी बार ये लोग बदलते हैं, यानी कि वो एक बात बोलते हैं फिर कुछ साल बाद कुछ और बोल देते हैं, अगले ही दिन कुछ और बोल देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी बार जो अल्टी पल्टी करने की वजह से लोग उनको पलटू समझने लग जाते हैं। इससे जो है लोगों का भरोसा उठ जाता है, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो नंबर 4 वालों को चाहिए कि वो कंसिस्टेंट रहे ऑन व्हाट दे वांट टू से और जो है टाइम लीजिए बिफोर यू से एनीथिंग, 1000 बार सोचिए उसके बाद ही बोलिए, ताकि ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। उसके बाद आते हैं नंबर 5। नंबर 5 है मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी जो होता है बुध ग्रह, तो वो होता है बिन पेंदे का लोटा, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये होते हैं बीच वाले डिप्लोमेटिक लोग, जिनको किसी के साथ भी जो है झगड़ा नहीं करना है, ना इस पार ना उस पार। वो हमेशा सबसे अच्छा बना के चलना चाहते हैं, अनलेस दे आर इन पॉलिटिक्स और लीडरशिप रोल्स। जैसे ही ये लोग लीडरशिप रोल्स में आ जाते हैं या पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, ये बन जाते हैं बिल्कुल पॉम्पस और वहाँ पे जो है शो ऑफ करना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी को झाड़ना चाहते हैं और काफ़ी जो है मुंहफट बन जाते हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो एक तरह का एग्रेशन, डोमिनेशन इनके अंदर होता है। आप देखेंगे कि विराट कोहली में ये चीज़ देखने को मिलती है, ही इज़ नंबर 5। उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप, ही इज़ ऑल्सो नंबर 5। हालांकि डिबेट में अगर वो लॉयर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, डिबेटर बनना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं डिबेट में। तो डिबेट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब पर्सनल लाइफ में आते हैं, फ्रेंडशिप्स में आते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, तो इस तरीके से बात करके आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है लंका लगती है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है वहाँ पर। सो नंबर 5 पीपल जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है इनकी। तो शादी जो है कई बार इनकी लेट हो जाती है, चांसेस बहुत होते हैं कि लेट हो जाए। बिजनेस में बहुत अच्छा काम करते हैं और जॉब में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैनेजरियल पोजीशंस में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जहाँ लीडरशिप रोल्स मिले वो भी अच्छा काम करते हैं। क्रिएटिव फील्ड्स में अच्छा काम नहीं करते हैं नंबर 5 वाले, बिकॉज वहाँ पे जो है इनका जो नेचर है वो वहाँ पे मैच नहीं होता है। सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, ऐसी जगहों पे वो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, तो वहाँ पे भी ये लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अप्रोप्रिएटली थिंकिंग अबाउट इट। जो सामने वाले के इमोशन और कंडीशन समझते हुए जो है थोड़ा सा बिहेव करना पड़ता है, वो
ये लोग नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई नंबर 5 डज नॉट सूट इन दोज रोल्स। स्पोर्ट्स में ठीक ठाक कर लेते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, डिबेटर्स बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर्स बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। जहाँ पे भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, जहाँ पे तू तड़ाक बातें करनी है और क्विक विटेड तरीके से बात करके सामने वाले को डिसआर्म करना है, डिबेट में हराना है, तो ऐसी जगहों पे वो लोग अच्छा काम करते हैं। रिलेशनशिप में उनको यही चीज़ कंट्रोल करके रखनी चाहिए, अन्यथा जो है ब्रेकअप्स होंगे। तो इसलिए आपको वहाँ पर कंट्रोल रखना है, रिस्ट्रेन रखना है। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 जो है वो है वीनस का। वीनस होता है प्रिंसेस, तो नंबर 6 वाले भी होते हैं प्रिंसेस। और नंबर 6 के केस में भी ये मैं कहूँगा कि ये जो है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये नंबर बहुत ही लकी होता है और मर्दों के लिए इतना ही अनलकी होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नंबर 6 जो है शुक्र का है, तो शुक्र है तो शुक्र है वगैरह वगैरह, लेकिन हर आदमी के लिए शुक्र नहीं होता है, बिकॉज नंबर 6 मर्दों के केस में तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। नंबर 6 वालों को जो है कभी भी मेन स्ट्रीम बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज नंबर 6 वाले मर्द स्पेसिफिकली उनको बिजनेस में कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर औरतें हैं नंबर 6 वाली तो वो थोड़ा बहुत बिजनेस में जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो नंबर 6 से रिलेटेड प्रोफेशन हो, जैसे कि फैशन, परफ्यूम्स, डिज़ाइनर हैं आप किसी तरीके, तो वो ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आप इंडस्ट्रियल चीज़ों में जाते हैं तो नंबर 6 वाले परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और मर्दों के केस में तो मैंने ये देखा है कि बहुत ही ज़्यादा उनके प्रॉब्लम्स होते हैं फाइनेंशियल, बिकॉज वो कर्जा ले लेते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो जाती है, हिसाब किताब रखने में गलतियाँ हो जाती हैं, ये उनमें जो है एग्रेसिवनेस नहीं होता है सेल्स और मार्केटिंग को लेके, तो ये जो है किसी अलग ही टैंजेंट में ऑपरेट करते हैं। नंबर 6 वाले लोग जो हैं, जैसा मैंने कहा कि वो प्रिंसेस होते हैं, तो दे फील एंटाइटल्ड। उनको ऐसा लगता है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अपने आप लोग समझेंगे और अपने आप चीज़ें मेरे तरफ आएंगी, तो ऐसा कुछ होता है नहीं, तो फिर वो जो है डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। और अक्सर नंबर 6 वालों के जो मैंने लाइव्स देखे हैं उसमें पहले 20-21 साल जो है बिल्कुल बढ़िया निकलते हैं, ऐसे रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है उनको अपने माता पिता से कि पूछो मत। जो मांगना चाहते हैं मांगने से पहले ही उनको कई बार मिल जाता है, इस तरीके की अच्छी ट्रीटमेंट उनको मिलती है और लाइफ की सारी सिचुएशन भी बढ़िया चल रही होती है। लेकिन नंबर 6 वाले जैसे ही 21 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, 25 साल 30 साल की उम्र में आते हैं, वहाँ पे जाते जाते धीरे धीरे उनके लाइफ का जो ग्राफ ऐसे जा रहा था वो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है और फिर शादी से रिलेटेड अक्सर नंबर 6 वालों को प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 6 वाले जो लोग हैं उनको लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज उनको ज़्यादा सूट नहीं होती है और इसीलिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस केस में, जिनकी अगर जल्दी जल्दी अरेंज मैरिज हो गई तो अक्सर उनके डिवोर्सेस हो जाते हैं। तो लव मैरिज ही करनी है और लव मैरिज करते वक्त भी आपको बहुत कॉशियस रहना है कि आप किससे शादी कर रहे हैं, बिकॉज उसमें भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। लेकिन केयरफुल रहोगे तो लव मैरिज विल बी मोर फेवरेबल दैन अरेंज मैरिज, दैट इज़ फॉर श्योर। तो नंबर 6 स्पेशली मर्दों को मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मर्दों के केस में मैंने ये देखा है कि वो अक्सर गलत किसी संगत में पड़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं लेट लाइफ में, या किसी गलत लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर जो है ब्लैकमेल का शिकार होते हैं और फिर जो है डिवोर्स में शायद आपसे जो है एक्सटॉर्शन किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। सो इसलिए जो है अपोजिट सेक्स के साथ नंबर 6 वाले मर्दों को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और अपने फाइनेंसिस पे बहुत तगड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। हिसाब रखो हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है अपने फाइनेंसेस को लेकर, बिकॉज नंबर 6 वालों को जो है लग्जरी बहुत पसंद है, तो वो बढ़िया बढ़िया कार, परफ्यूम्स, कपड़े और वेकेशंस और हर चीज़ जो है बहुत बढ़िया चाहते हैं, फ़ोन वोन भी बढ़िया चाहते हैं। तो जितना आपकी जितनी आमदनी है उसके हिसाब से रहना सीखो, हिसाब में रहना सीखो, क्योंकि ज़्यादातर नंबर 6 वालों के केस में ये होता है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको डुबो देगा। और नंबर 6 वाले जो औरतें होती हैं मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस, तो वो जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करती हैं, अच्छे तरीके से जो है मोल भाव भी कर लेती हैं, नेगोशिएट भी कर लेती हैं, और इसलिए फाइनेंसेस औरतों के नंबर 6 वाले बहुत अच्छे होते हैं, मर्दों के फाइनेंसेस वीक होते हैं। तो नंबर 6 वाले लोगों को ये सारे जो है प्रिकॉशंस और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लव मैरिज के लिए आइडियल है, क्रिएटिव फील्ड्स के लिए बढ़िया है, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग सारी चीज़ों के लिए बढ़िया है। उसके बाद आते हैं नंबर 7। नंबर 7 है केतु का या फिर नेपट्यून का, और ये जो है नंबर ये काफ़ी स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंसेस, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट देता है, आपको इंट्रोवर्ट बनाता है, काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल बनाता है, काफ़ी इंट्यूटिव भी बनाता है। तो बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड्स में हीलर्स जहाँ पे बनना है, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है,
वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। लॉयर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग, डॉक्टर्स भी अच्छे बनते हैं, लेकिन टेक्निकल फील्ड्स में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव काम है, टेक्निकल काम है, वो इनसे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो नंबर 7 की ये एक चीज़ है। नंबर 7 वालों को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और उनको ट्रैवल करना भी चाहिए, बिकॉज़ वो जितना ट्रैवल करते हैं उतना अच्छा उनके लाइफ में उनको सक्सेस मिलता है। और इनकी हॉबीज़ बहुत सारी होती हैं, तो उनके जो म्यूज़िक से रिलेटेड हॉबीज़ होंगी, गाएंगे कुछ ना कुछ, जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, और फिर जो है इनको थोड़ा बहुत कॉमिक टाइमिंग भी इनका होता है, तो दूसरों को हंसा भी लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअल भी होते हैं, तो दान धर्म भी कर लेते हैं, किसी एनजीओ में कुछ काम कर लेते हैं, जानवरों के लिए कुछ काम कर लेते हैं। उसके बाद जो है कुछ मंत्र, ध्यान इत्यादि भी कर लेते हैं, या जो है प्राणायाम वाणायाम कर लेते हैं, कहीं मेडिटेशन का वर्कशॉप कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नंबर 7 वालों को पसंद होती है, और नंबर 7 वाले उस फील्ड में, इन सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। और नंबर 7 वाले जो है इंट्रोवर्ट होते हैं, इनकी शादी अक्सर लेट होती हुई नज़र आती है, और इनको भी लव मैरिज करनी चाहिए। अरेंज मैरिज ज़्यादातर नंबर 7 वालों के केस में जो है नहीं चल पाती है, तो इनको जो है अपने टाइम के हिसाब से और लव मैरिज ही करनी चाहिए। नंबर 7 वाले अक्सर लेट शादी करते हैं। बहुत सारे नंबर 7 वाले लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी कभी भी नहीं करते। तो नंबर 7 आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल करण जौहर है, ही इज़ नंबर 7। एकता कपूर है, शी इज़ नंबर 7। तो आप देखेंगे कि इतने 10-10 अंगूठियाँ वो पहन के घूमती हैं, लेकिन शादी आज तक नहीं की। क्रिएटिव फील्ड में बहुत बढ़िया कर रही हैं, लेकिन ऑकल्ट में भी बहुत बढ़िया कर रही हैं शायद, लेकिन वो शादी नहीं कर पा रही हैं। तो ये नंबर 7 वालों का ये एक जो है पैराडॉक्स है कि नंबर 7 वाले जो हैं वो शादी अक्सर नहीं करते हैं कभी भी, या तो बहुत लेट करते हैं, और लव मैरिज ही करनी चाहिए। नंबर 7 वाले अगर बहुत जल्दी शादी करेंगे, अरेंज मैरिज ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो उनके डिवोर्स होते हुए भी मैंने देखे हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। उसके बाद आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 वाले जो हैं, नंबर 8 है सैटर्न का। तो नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं काफ़ी सीक्रेटिव, और इनके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है इनके पास, और इनके लाइफ के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा लंका लगती है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। हर चीज़, हर काम उनको जो है 4-4, 5-5, 10-10 बार करने के बाद ही वो काम सफल हो पाता है। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस इनको करने पड़ते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं उनको जो है इतना सा एफर्ट करके काम, अगर कोई काम हो रहा है, तो वही सेम चीज़ मिलने के लिए नंबर 8 वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त और सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, और उसका जितना क्रेडिट उनको मिलना चाहिए उतना क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता है। और कितना ही वो अचीव कर लें लाइफ में, उनको जो है गाली देने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। और इनका जो है वो भी 3 नंबर वालों के जैसा है कि जैसा जैसा जो है लाइफ आगे बढ़ेगा तो सक्सेस मिलेगा, जैसे जैसे बाल पकेंगे लाइफ आगे बढ़ेगी। तो काफ़ी लेट लाइफ में इनको सक्सेस मिलता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं, नंबर 8 है, तो उनको लेट लाइफ में सक्सेस मिला है। नंबर 8 अगर 5 या 6 के साथ कंबाइन हो जाता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। नंबर 8 अगर 8 के साथ कंबाइन हो जाए तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि अगर आपके मूलांक के साथ अगर आपका भाग्यांक भी 5, 6 या 8 हो तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके जो है भाग्यांक 5 है। और अगर आप देखते हैं अल्लू अर्जुन, साउथ के सुपरस्टार है, ही इज़ 8 नंबर, बट हिज सेकेंड नंबर इज़ ऑल्सो 6। तो वो कहीं ना कहीं उनको मदद करता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। अदरवाइज ऐसे भी हैं एक्टर्स जो नंबर 8 है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी बॉडी है, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना उनका पोटेंशियल है। जैसे कि अर्जुन रामपाल है, जैसे कि जॉन इब्राहिम है, मतलब वो हैं फेमस, लेकिन उतने फेमस नहीं है, उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना उनका पोटेंशियल है। तो ये जो है नंबर 8 वालों की थोड़ी सी एक जो है ऐसी दास्तान होती है। तो नंबर 8 वाले जो है उनको धीरे धीरे काम करते रहना चाहिए अपना, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका लाइफ बहुत आगे बढ़ेगा। और इनके लाइफ में बहुत मैसिव चीज़ें होती हैं, यानी मैसिव अप्स, मैसिव डाउन्स। मतलब पहले जो है डाउन डाउन ही चल रहा होता है, और फिर जब एक बार वो जो है 30-35 क्रॉस करते हैं, उसके बाद में फिर अप्स आने शुरू होते हैं, फिर काफ़ी मैसिव अप्स भी आते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन अगर गलत कुछ टाइम चल जाए, कुछ गलत आपसे काम हो जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन्स भी आ सकते हैं। और गालियाँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए गालियाँ तो पड़ती हैं, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तो आप देखेंगे मनमोहन सिंह जो थे वो भी नंबर 8 थे। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनको बाकी उनके पार्टी की वजह से बहुत गालियाँ खानी पड़ी। तो हालांकि उनके काम की सराहना हुई, उनको सब लोग ईमानदार बोलते रहे, लेकिन फिर भी गालियाँ तो उनको खानी पड़ी। नरेंद्र मोदी जी सेम स्टोरी है, गोधरा से लेके अभी तक वो गालियाँ खा ही रहे हैं, और खाते ही रहे हैं, और खाते ही रहेंगे, बिकॉज नंबर 8 वालों के लाइफ में ये एक ट्रेजेडी है। जब नंबर 8 वाले चले जाते हैं उसके बाद में वो बन जाते हैं लेजेंड, लेकिन तब तक जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनको लेकर चलती रहती हैं। और नंबर 8 वाले जो हैं, क्योंकि
फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ है। अगर उनको सही इन्फ्लुएंस नहीं मिलता, स्पिरिचुअलिटी नहीं है लाइफ में, तो ये लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत दिशा में भी चले जाते हैं। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं या बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, तो वो भी आपको देखेंगे कि वो भी नंबर 8 है। जैसे कि LTT के बारे में आपने सुना होगा कि जो है तमिल ईलम के लिए जो लोग लड़ाई करते थे, अब श्रीलंकन्स और जो है अथॉरिटीज़ के हिसाब से तो वो टेररिस्ट थे, तो उनका जो लीडर था प्रभाकरन, तो वो ही वॉज नंबर 8। दाऊद इब्राहिम इज़ नंबर 8। तो इस तरह के भी कुछ पर्सनालिटीज़ होते हैं कि पूरी दुनिया जो है उनको बुरा भला बोलती है और नाम तो खराब होता है, लेकिन एक तरह की पावर भी वो लोग एंजॉय करते हैं। तो ये नंबर 8 वालों का एक पैराडॉक्स होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके लिए लव मैरिज ज़्यादा सूट करता है, अरेंज मैरिज शायद सूट कर जाए लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओवरऑल आप ये समझिए कि नंबर 8 के लाइफ में ऐसा है कि शादी एक टर्निंग पॉइंट है। शादी के आसपास आपके लाइफ की उस वक्त तक जो भी आपकी ट्रैजेक्टरी रही है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। तो शादी को लेकर भी नंबर 8 वालों का बहुत बड़ा कुछ एक फेज़ होता है जहाँ पर उनको काफ़ी सेक्रीफाइस या कुछ बहुत ही रैडिकल करते हुए शादी करनी पड़ती है, या उस शादी की वजह से कुछ रैडिकल हो जाता है। उस वक्त तक उनके लाइफ की जो भी थॉट प्रोसेस थी, रहने का जो तरीका था, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो ये नंबर 8 वालों की खासियत है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 9। नंबर 9 जो है वो है मार्स का, मंगल का। तो नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं वो है बिल्कुल जिम में जाने वाले, पहलवानी करने वाले, बॉडी बिल्डिंग करने वाले और फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, इन सारों में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर हम फिल्म स्टार्स की बात करते हैं तो सलमान खान इज़ नंबर 9, और उसके बाद जो है अक्षय कुमार इज़ नंबर 9। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 9 के हैं, और वो आप देखेंगे कि बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, एक्शन मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। और नंबर 9 में प्रियंका चोपड़ा भी है, तो उन्होंने भी मैरी कॉम जैसी मूवीज़ की हैं, तो जहाँ पर उन्होंने एक्शन किया है। तो नंबर 9 जो है कहीं ना कहीं से आपको घुमा फिरा के ऐसी चीज़ों में लेके आ जाता है। फिजिकल फिटनेस, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा सक्सेस नंबर 9 वालों को मिलता है। क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, कम सक्सेस मिलता है। जो मिलता है उसमें आप समझ सकते हैं कि अगर वो एक्शन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करते हैं तो उनको सक्सेस मिलता है। अन्यथा नंबर 9 वालों को वहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस नहीं मिल पाता है। पॉलिटिक्स में अच्छा काम करते हैं नंबर 9 वाले, लेकिन यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इनसे नफरत करने वाला एक बहुत बड़ा तबका होता है जो इनको बहुत सारी गालियाँ देता है। सो दिस हैपन्स, यानी कि आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको काफ़ी सुनना पड़ता है। तो नंबर 9 जो है उनको ये स्ट्रगल्स देखने पड़ सकते हैं। उसके साथ साथ नंबर 9 वाले जो हैं दे आर प्रोन टू इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स। तो रैश ड्राइविंग करते हैं, हो जाता है कुछ ना कुछ। और उसके बाद जो है कोर्ट केसेस होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, और बहुत आपके अच्छे दोस्त होते हैं सडनली आपके ऊपर पलट जाते हैं। नंबर 9 वाले जो होते हैं वो काफ़ी बार्गेन वगैरह भी करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वो बार्गेन करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड इनकी ये होती है कि जहाँ पे इनके दोस्त हैं, परिवार है, या चैरिटी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल दिल खोल के ये लोग जो है दान धर्म करते हैं। वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कितना पैसा देना पड़ा या कितना खर्च होगा। तो ये इनका एक पैराडॉक्स है नंबर 9 वालों का। इनको ट्रैवल करना पसंद होता है, इनको मशीन्स पसंद होते हैं, गैजेट्स पसंद होते हैं, और एक्सरसाइज करनी पसंद होती है। तो इनको ज़्यादा सेंसिटिव काम पसंद नहीं होते। जैसे कि अगर इनको मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और सेंसिटिव और पेंटिंग और ऐसे कोई काम करने हैं तो उनको पसंद नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी हो तो वो उनको पसंद होता है, जैसे कि डांसिंग है किसी भी तरह का, तो डांसिंग इज समथिंग दैट दे लाइक। लेकिन अगर उनको बोलो कि भाई तुम हीलर बन जाओ, साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, तो वो काम वो लोग नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे डॉक्टर्स तो सीधा सर्जन बनेंगे, क्योंकि उसमें काटपीट है, तो वो उनको ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज वहाँ पे करेज लगता है और एक कोल्ड माइंड से आपको वो सारा काम करना पड़ता है, ब्लड से आपको डर नहीं लगना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए नंबर 9 वालों को वो चीज़ पसंद है। ट्रैकिंग वगैरह करना पसंद करते हैं, तो नंबर 9 वालों की ये पर्सनालिटी होती है। ओके, तो ये थे हमारे 9 नंबर्स और उनके पर्सनालिटी और तरह तरह के ट्रेट्स जो मैंने आपको बताए। तो इनके बेसिस पे आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, आपके आसपास के लोगों को, शादी के रिश्तों को, बिजनेस पार्टनर जो है बनना चाहता है, कोई बिजनेस प्रपोजल्स हैं उनको, इन सारों की अगर आप बर्थ डेट ले लेते हैं कहीं से, तो वहाँ से आप इनको जज कर सकते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया ये है ऑन द बेसिस ऑफ मूलांक। तो मूलांक का मतलब होता है कि आपका जो बर्थ डेट है उसको अगर आप ऐड करते हैं, सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, तो दैट इज़ योर मूलांक। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको नंबर 1 का, जैसे 1, 10, 28, ये सारे जो लोग हैं ये है नंबर 1 के। 19 दैट इज ऑल्सो नंबर 1। तो जिनका भी एडिशन सिंगल डिजिट में 1 आता है, जैसे कि 19 इज़ 1 + 9, 10, 1 + 0 इज़ 1, तो दैट इज़ 1। तो इस तरीके से मूलांक जो है उनका आपको देखना है। भाग्यांक यहाँ पर मैंने कंसिडर नहीं किया है, जहाँ पे रेलेवेंट है मैंने सिर्फ 1-2 जगह पे बताया है भाग्यांक के बारे में, लेकिन ज़्यादातर मूलांक के आधार पर ही मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे मैंने रेमेडीज डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि मिसिंग नंबर्स के लिए आप कौन से रेमेडीज़
कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर जो है पीछे के वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मिसिंग नंबर्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं कि मिसिंग नंबर होते हैं तो क्या होता है, किस नंबर के मिसिंग होने से क्या होता है और उपाय क्या है। तो सब कुछ वहाँ पे है, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं उसको लिंक भी कर दूंगा, तो लास्ट में आप सीधा उस वीडियो पे भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, और जो है अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं इस चैनल के तो ज़रूर बनिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए